नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां क्या हालात हैं इस वक्त, क्या कुछ सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कर रही है, कोरोना संक्रमित लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से इस महामारी पर रोक लगाने के लिए सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट जी, सबसे पहले तो क्या स्थिति है ताजा उत्तर प्रदेश की, उसके बाद दूसरी बात। अविनाश, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4120 केस अब तक पाए गए हैं जी, जिसमें करीब 1718 केस जो है एक्टिव केस हैं इस समय, यानी 1718 मरीज अभी भी कोविड-19 के आइसोलेशन बेड पर वो मौजूद हैं जी। और उसके साथ साथ तकरीबन 2250 के आसपास मरीज ठीक होकर जा चुके हैं और 95 मौतें उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से हुई। ये उत्तर प्रदेश का आज तक का ओवरऑल फिगर है, ये अभी तक का जी जी। लेकिन इसके साथ साथ सरकार वो सभी इंतजाम करने की कोशिश कर रही है जी, जो कोविड-19 के इस संक्रामक बीमारी से चेन को रोकने की कोशिश। बिल्कुल 70 जिले से ऊपर लगभग अगर हम बात करें तो 74 जिले के आसपास उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का प्रकोप इस समय चल रहा है जी। अभी अभी समाचार मिला है कि रामपुर में 14 मरीज एक साथ पाए गए जी। ये बड़ी घटना है क्योंकि रामपुर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें कहीं न कहीं मरीजों की संख्या अब तक कम पाई जा रही है, लेकिन अचानक से 14 मरीज एक ही जगह पाए गए, तो ये भी एक गंभीर विषय है। और उसके साथ साथ सरकार जो है वो पूरी तरह से 1 लाख बेड बनाने की बात कह रही है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन पाइपलाइन, गैस सिलेंडर, ये तमाम पीपीई किट इंतजाम वो कर रही है। लेकिन इस समय जो सरकार के सामने गंभीर संकट है वो प्रवासी मजदूर है। प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में ट्रेनें आ रही हैं जी। लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को लाने की संख्या है वो कहीं न कहीं बहुत कम है जी। अब तक तकरीबन 12 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं जी। लेकिन जिस तरह से मैं अगर कहूं कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और उसके साथ साथ दक्षिण भारत से लोग पैदल चलकर जो है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं जी। और वो उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके झारखंड, बिहार, ये अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं जी। इससे स्थिति जो है वो काफी गंभीर हो गई जी। क्योंकि अभी जिस तरह से लगातार रोड एक्सीडेंट हुए हैं जी। उससे कहीं न कहीं सरकार बहुत तकलीफ में है जी। और लगभग सभी राजनीतिक दलों की प्रक्रिया आ रही है। उनका ये कहना है कि सरकार बसों को नहीं लगा पा रही जी। लेकिन बसों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर नजदीकी राज्य हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम केरल और तमिलनाडु से लाना चाहें तो ये बहुत संभव नहीं हो पाएगा, बहुत समय लगेगा जी। लेकिन जिस तरह से कल रात में 3:30 बजे औरैया के पास जो घटना हुई है जी। 24 मजदूरों की मौत हुई है, एक तीसरा हादसा हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है जी। ये मजदूर पैदल जो है चलकर आ रहे थे जी। और जिस तरह से सड़क के किनारे खड़े थे और वहां फिर अचानक गाड़ी से जो पलट गई और उससे जो है इन लोगों की मौतें हुई जी। और 35 लोग घायल हैं जी। तो ये सरकार ने ये देखा कि इससे कहीं न कहीं लगातार इस तरह से रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं जी। इधर सरकार कोविड-19 से लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इधर लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने जो है आज कुछ कड़े कदम उठाए, यानी कि कोई भी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में अब पैदल पटरियों पर ट्रक के माध्यम से या दोपहिया वाहन के साथ वो नहीं आ सकता। ये सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने तकरीबन एक जियो जारी किया है सुबह 11 बजे के आसपास और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक की है और उसमें सीधे दिशा निर्देश किया है कि अब कोई भी मजदूर जो है वो पैदल नहीं आ सकता है, ट्रक के माध्यम से, पटरियों के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता है। तो ये कहीं न कहीं उन हादसों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब इस तरह से जो है मजदूर नहीं आ सकते हैं, इनको लाने की व्यवस्था बनाई जाएगी और ज्यादा। और इसी में कहें अविनाश की राजनीति शुरू हो गई है। जिस तरह से मजदूरों के मरने पर
राहुल गांधी का ट्वीट आता है, एक बात में और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने तकरीबन 1000 से अधिक बसों को अपने खर्चे से चलाने की मांग की है। और उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा कि ये मौतें नहीं हत्या है। मायावती सुबह सुबह कहीं न कहीं सरकारों को दोष देती दिखाई पड़ रही हैं। तो सीधे तौर पर कहा जाए बात है, कि सरकार अपनी व्यवस्थाओं में घिर गई है, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है और उनको वहां से निकालना सरकार के लिए बड़ा दुरूह कार्य हो रहा है, क्योंकि वो लोग रुक नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से कहा कि उनको कैसे रोका जा सकता है या किस तरह से मना किया जा सकता है, ये तमाम जो संवैधानिक अधिकार है उनके चलने का, जाने का, उस पर किस तरह से उनको सोचा जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत अब उनको रोका जाएगा और स्वास्थ्य कर्मी और अन्य पुलिस प्रशासन के लोग उनको रोककर उचित माध्यम से, यानी कि अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर है तो उनको बसों के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश के बाहर है तो उनको ट्रेन के माध्यम से लाने का काम किया जाए। बट साहब, यही बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक तरफ सरकार जो प्रयास कर रही है कि किसी तरह से इस वायरस की रोकथाम हो, चैन टूटे इसकी, लेकिन उसके बाद भी मामले निकलते जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि इतने बड़े प्रदेश में जहां 23 करोड़ लोग जिस राज्य में रहते हो, वहां पर जो आंकड़े हैं कोरोना संक्रमितों के, वो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि उस तादाद में केस नहीं बढ़े आगे और उसको रोकने की कोशिश की गई। रहा सवाल मजदूरों के वापस लौटने का, पैदल आने का, या तमाम चीज़ें, अब जैसा आपने कहा कि सरकार अब कड़े कदम उठा रही है कि ना दोपहिया वाहनों पे वो आ सकते हैं, ना पैदल आ सकते हैं, ना पटरियों के जरिए आ सकते हैं। लेकिन जो ये दिशा निर्देश तो जिला प्रशासन को दिए गए होंगे और अधिकारियों को दिए, जो भी सरकार अपने कदम उठा रही, लेकिन जो रास्ते में हैं ऑलरेडी, जो निकल चुके हैं अपने अपने कई राज्यों से उत्तर प्रदेश के लिए, उन तक ये बात कैसे पहुंचे और उन तक राहत पहुंचाने वाली बात कि जैसा आपने बताया कि अब उनको वहां रोकेगी और उनको उस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी, उनको दूसरे संसाधनों से उत्तर प्रदेश में लाने की, या जहां वो जिस राज्य में जा रहे हैं वहां तक जाने की। तो अब इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, उनको किस तरह से रोक के, और क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे, क्या जरिया उनका होगा वापसी, उनकी वापसी का, और उनको रोकने के लिए कहां तक जाएगा अमला उत्तर प्रदेश सरकार का, ये एक सवाल है। तो क्या इस दिशा में कोई रोड मैप तैयार किया है? देखिए, सरकार ने इस पर गंभीर मंथन किया है, क्योंकि जिस तरह से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ट्रकें भी चल रही हैं और अन्य जो भारी वाहन है वो भी चल रहे हैं और लोग पैदल भी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दुर्घटनाएं तो होनी लाजमी थी। सरकार को इतना बड़ा अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ जो है बड़े पैमाने पर पैदल निकल जाएगी। इन सरकार को भी इसका अंदेशा नहीं था और राज्य सरकार को भी अंदेशा नहीं था। सरकार ने जब देखा तो उन्होंने लगातार श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से मजदूरों और कामगारों को, प्रवासी मजदूरों को निकालने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से अब दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लगभग 25 लोगों की मौतें रोज हो जा रही हैं इन मार्ग दुर्घटनाओं में, तो सरकार इस पर चेती है और सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्यों का बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाए, कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ पाए। अगर उसके आने की एक प्रॉपर वे में व्यवस्था हो, और जो लोग अंदर चले आए हैं यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में वो पैदल चल रहे हैं, उनको वहीं रोका जाए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाए और उसके साथ साथ उनकी जांच की जाए और उनको क्वारंटीन किया जाए। उनको क्वारंटीन करके उनको 15 दिन का राशन दिया जाए और वहां उनकी जांच की जाए, और कोविड-19 की जांच करने के बाद वो जब नेगेटिव है तो उनको फिर जो है उनके घर जाने की व्यवस्था ट्रेन के माध्यम से की जाए। अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो उनकी जाने की व्यवस्था बस से की जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि अब सरकार के पास बहुत सारे संसाधन हैं, उन संसाधनों का अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाई। यानी सरकार के पास उत्तर प्रदेश रोडवेज का एक बहुत बड़ा अमला है, इसमें हजारों बसें हैं। उसके साथ साथ यूपी सरकार को और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों की मांग केंद्रीय रेल मंत्री से करना चाहिए था, और लगातार श्रमिक जो है एक्सप्रेस है वो यूपी के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि झांसी और ललितपुर, ये सब वहां खड़ी कर देना चाहिए था। अगर राज्य से दूसरे राज्य से लोग, प्रवासी मजदूर और अन्य लोग आते हैं तो वहां से सीधे अपने राज्य में उनको लिया जा सकता है, और इसी तरह से दूसरे राज्यों में अगर ले जाना है तो उन राज्यों से समन्वय बिठा के
पूरी तरह से समन्वय की बिठा और के तालमेल उन राज्यों के की। बॉर्डर पर ले जाके उन राज्यों की अनुमति के बाद उनको दूसरे राज्यों में छोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, हमारे देश कहीं का ना कहीं जी मजदूर वो किसी राज्य का नहीं है जी, वो राज्य तो उसका घर है, जी प्रदेश है, लेकिन वो एक ऐसा कामगार है जो कहीं न कहीं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस एक कदम आगे जाकर अपना राज्य, बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से लगातार सोचना चाहिए जी, लगातार जी संसाधनों से उनके राज्यों में भी छोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही इस तरह कहा की व्यवस्था करनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जरूरी है कि तालमेल बना के, समन्वय बना के यदि काम किए जाएं, एक दूसरे के हर राज्य के लोग जो हैं इसमें सहयोग करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मजदूर किसी राज्य का नहीं होता, वो देश की रीढ़ की हड्डी है और उनका घर है, वो घर वापस आ रहे हैं, तो किस तरह से उनके लिए इंतज़ाम किए जाएँ ये बहुत ज़रूरी है। समन्वय और तालमेल की जो कमी है उसको दूर किया जाए और किस तरह से उन तक राहत पहुंचाई जाए, उनको सुरक्षित घरों तक पहुंचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और देखना होगा कि अब सरकार ने कदम उठाए हैं, आदेश दे दिए हैं, उस पर कितना अमल होता है और किस तरह से जो है ज़िला प्रशासन के अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो सरकार के आदेशों को किस तरह से पालन करते हैं, किस तरह से लोगों तक, मजदूरों तक राहत पहुंचाते हैं और उनको इस तकलीफ से निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में हालात जो हैं इस वक्त, एक तरफ सरकार कोविड-19 के संक्रमितों से लड़ रही है कि इसकी चेन टूटे और ये और ना फैले ये महामारी, और दूसरी तरफ जो तमाम राज्यों से मजदूर अपने घर वापस आ रहे हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि किस तरह से उन्हें पैदल आने से रोका जाए, दोपहिया वाहनों से आने से रोका जाए, और जो इस हड़बड़ी में जो जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी एक बड़ी समस्या सरकार के सामने बने हुए हैं। तो समन्वय और तालमेल की बहुत ज़रूरत है और इसको ध्यान में रखकर सरकार निश्चित तौर पर कदम उठाएगी और मजदूरों को जहां तक है राहत मिल पाएगी।